नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून, विपक्ष के सभी संशोधन खारिज। तिरछी सेवा का संशोधन 92-125 मतों से अस्वीकृत। राज्यसभा ने लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इसके पहले लोकसभा ने इसे बहुमत से मंजूरी दी थी। अब विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया, जबकि द्रमुक सांसद तिरछी सेवा का संशोधन 92-125 मतों से अस्वीकार कर दिया गया। विपक्ष ने विधेयक का कड़ा विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राम गोपाल यादव और कपिल सिब्बल समेत कई नेताओं ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया, जबकि सत्ता पक्ष से किरण रिजिजू, जेपी नड्डा और राधा मोहन अग्रवाल ने समर्थन किया। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों में सरकार का दखल नहीं होगा, लेकिन प्रबंधन प्रशासनिक मामला है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक में विपक्ष के कई सुझावों को शामिल किया गया है। विधेयक पर देश भर में चर्चा जारी है। भारत कुमार मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर मनोज कुमार ने ली अंतिम सांस। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वे डिकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे और दिल का दौरा उनकी मृत्यु का कारण बना। मनोज कुमार, जिनका असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था, का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद यानी अब पाकिस्तान में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया। उन्होंने उपकार, रोटी, कपड़ा और मकान क्रांति जैसी कई ऐतिहासिक फिल्में दी। उन्हें पद्म श्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार कल सुबह पवन हंस शमशान घाट जुहू में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी गर्मी, अगले 5 दिन तापमान में उछाल के आसार। आगरा सबसे गर्म, लखनऊ में भी पारा चढ़ा 38.5 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश में गर्मी अब तेजी से बढ़ने वाली है। बृहस्पतिवार को वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी से कुछ राहत मिली, लेकिन शुक्रवार से तापमान में इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आगरा में गुरुवार को सर्वाधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में भी शुक्रवार से गर्मी का असर बढ़ेगा। गुरुवार को दिन का तापमान 38.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। 8 अप्रैल से तराई क्षेत्रों में पूर्वाई के प्रभाव से हल्की बारिश की संभावना है, जबकि बुंदेलखंड और आसपास के जिलों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। वायु गुणवत्ता की बात करें तो लखनऊ में कुकरेल क्षेत्र की हवा बेहतर रही, जबकि गोमती नगर, बीबीएयू और अलीगंज की हवा मध्यम रही। लालबाग और तालकचोरा की हवा स्वास्थ्य के लिहाज से खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वक्फ विधेयक संसद से पारित, पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक कदम। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित, विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक के संसद से पारित होने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता, सामाजिक आर्थिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे खासकर मुस्लिम महिलाओं, गरीब और पसमानदा मुसलमानों को नुकसान हुआ। राज्यसभा ने 3 अप्रैल को 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद विधेयक पारित किया, जबकि लोकसभा ने इसे 2 अप्रैल की रात बहुमत से मंजूरी दी थी। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाएगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा, जिससे वंचित समुदायों को सशक्त किया जा सकेगा। केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराया। वेंकटेश और अंगिकृष्ण ने चमक बिखेरी। गेंदबाजों का जलवा वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट झटके। आईपीएल 2025 के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 200 रन बनाए, जिसमें वेंकटेश अय्यर और अंगिकृष्ण रघुवंशी ने अहम योगदान दिया। जवाब में हैदराबाद की टीम 120 रन पर सिमट गई। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इस जीत को अहम बताया और गेंदबाजों की सराहना की। वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने हार के लिए खराब फील्डिंग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने स्वीकार किया कि टीम को बेहतर विकल्पों पर विचार करना होगा। इस जीत के बाद केकेआर का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद रविवार को गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को संवैधानिक अदालत ने पद से हटाया। मार्शल लॉ लागू कर सेना भेजने के आरोप में यून सुक योल को पद से हटाया गया। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने राष्ट्रपति यून सुक योल को पद से हटाने का आदेश दिया है। उन पर देश में मार्शल लॉ लागू करने और सेना को संसद में भेजने का आरोप था, जिससे देश में राजनीतिक संकट गहरा गया था। विपक्षी दलों के महाभियोग प्रस्ताव के 3 महीने बाद अदालत ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। यून सुक योल ने पिछले साल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू कर सैकड़ों सैनिकों को संसद में भेजा था। उनका दावा था कि यह सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए था, लेकिन जांच में सामने आया कि उन्होंने विपक्षी सांसदों को बाहर निकालने के लिए सेना को आदेश दिया था। इस फैसले के बाद राजधानी सियोल में उनके विरोधियों ने जश्न मनाया, जबकि समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। अब दक्षिण कोरिया को 2 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव कराने होंगे, जिनमें विपक्षी नेता ली जे म्यांग सबसे आगे माने जा रहे हैं। राज्यसभा में पारित हुआ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव। अमित शाह राजनीतिक शून्यता के कारण लगाया गया राष्ट्रपति शासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहती, लेकिन राजनीतिक शून्यता के कारण इसे लागू किया गया। मणिपुर में जातीय हिंसा को रोकने के लिए अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक दिल्ली में होगी। अमित शाह ने बताया कि मई 2023 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा भड़की। इस संघर्ष में अब तक 260 से अधिक लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा विस्थापित। उन्होंने विपक्ष पर हिंसा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा की जांच और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से मणिपुर हिंसा झेल रहा है और केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने में असफल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का वैश्विक व्यापार पर असर। भारत अमेरिका व्यापार घाटा 2023-24 में 35.31 अरब डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ वैश्विक व्यापार में बड़ा असर डाल सकते हैं। टैरिफ आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क होता है, जिसका बोझ आमतौर पर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ट्रंप ने इस्पात, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल पुर्जे पर पहले से 25% शुल्क लागू किया था, जबकि अन्य उत्पादों पर 9 अप्रैल से यह 27% तक बढ़ जाएगा। इससे अमेरिका में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन भारत सहित कई देशों पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका व्यापार 2023-24 में 35.31 अरब डॉलर के घाटे में था। हालांकि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिल सकता है, बशर्ते वह व्यापार सुधारों, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में निवेश करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और भारत इसके खिलाफ अपील कर सकता है। अमित शाह का बिहार, बंगाल और तमिलनाडु दौरा तय। बिहार में सत्ता बचाने, बंगाल तमिलनाडु में पकड़ मजबूत करने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस महीने बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। भाजपा बिहार में अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जबकि बंगाल और तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने पर फोकस है। शाह 14 और 15 अप्रैल को बंगाल और 30 अप्रैल को बिहार में रह सकते हैं। तमिलनाडु दौरे की तारीखें जल्द तय होंगी। बिहार में भाजपा, जदयू और लोजपा यानी रामविलास के साथ एनडीए में है, जहां नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में भाजपा की उम्मीदें अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन से जुड़ी हैं, जिससे वे द्रमुक नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को टक्कर दे सके। हाल ही में अन्ना द्रमुक नेता पलासी स्वामी ने शाह से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है, लेकिन अब तक आंशिक सफलता नहीं मिली है। चुनाव तक शाह इन राज्यों में नियमित संगठनात्मक बैठकें आयोजित करेंगे, जिससे पार्टी की राजनीति मजबूत हो सके। रेखा गुप्ता के सामने विकास और उम्मीदों की बड़ी चुनौती। 1 लाख करोड़ के बजट से दिल्ली पुनर्निर्माण की और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने राजधानी के विकास और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। सत्ता में लौटने के बाद भाजपा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो दिल्ली के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को बुनियादी सुविधाएं देना प्राथमिकता है, जैसे साफ पानी, गड्ढा मुक्त सड़कें, सीवर और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात। यमुना को स्वच्छ करने के लिए 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे और नालों को टैप किया जाएगा। दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है और सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए स्प्रिंकलर स्मोक गन का उपयोग होगा। ट्रैफिक जंक्शनों पर 500 कैमरे लगाए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे केवल खोखली चुनौतियां पेश कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य सिर्फ वादे नहीं, बल्कि इरादों के साथ दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और व्यवस्थित राजधानी बनाना है। तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।